नमस्कार। शाम 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में 4200 क्रय केंद्रों पर 37,51,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। देश में पिछले 24 घंटों में 268 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं समान अवधि में 182 मरीज को उपचार के बाद भेजा गया घर। वर्तमान में देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,552 है। बड़ी पहल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने दूरस्थ मतदान की व्यवस्था लागू करने की तकनीक विकसित की है। इसके प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने एवं राय जानने के लिए राजनीतिक दलों को किया है आमंत्रित। और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी की दाखिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष खेती का आच्छादन 3% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के यंत्रीकरण का फायदा किसानों को मिल रहा है। आज लखनऊ में लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि अब तक 6,300 नए तालाब खोदे गए हैं। प्रदेश में कहीं भी खाद का संकट नहीं है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में धान केंद्रों पर 4,200 क्रय केंद्रों पर 37,51,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। 31 दिसंबर 22 तक हमको जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था 27,02,000 मीट्रिक टन का, उसके सापेक्ष हम अभी तक 29,08,000 मीट्रिक टन किसानों को बिक्री कर चुके हैं और प्रतिदिन 8 से 10 रैक जो है वो राज्य के भीतर आ रही है। अभी भी 19 रैक हमारे इन ट्रांजिट हैं, विभिन्न स्थानों पर हैं। 19 जो हमारे रैक पॉइंट है वहां तक वो पहुंचेंगे और आज की तारीख में किसान भाइयों को 6,04,000 मीट्रिक टन यूरिया जिलों में उपलब्ध है और किसी भी प्रकार का खाद का संकट प्रदेश में नहीं है। चुनाव आयोग की एक बड़ी पहल देखने को मिली है। देशवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू होगा। गृहनगर से अन्य जगहों पर बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलेगी। अब देश में कहीं से भी अपने गृह मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान संभव होगा। एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान मशीन करा सकती है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप आरबीएम के प्रदर्शन के लिए एवं राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। और अब बात कोरोना की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 268 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 182 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.17% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.1% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,552 है। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि प्रदेश की जेलों में पुराने जेल मैनुअल को समाप्त किया गया है और तमाम नई व्यवस्थाओं के साथ जेल मैनुअल को अपडेट किया जा रहा है, जिससे कैदियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े और जेल से निकलने के बाद वह अच्छे नागरिक बन सके। दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कैदियों के बनाए हुए तमाम उत्पादों से उन्हें परिचित कराया। हमारे साथ है प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बहुत ही इस मुलाकात में खास बातें हुई हैं। उन्होंने पीएम ने तमाम सारी बातें बताई हैं। कितनी कुछ खास मुलाकात थी और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने जेल में जो कैदी होते हैं उनके बारे में क्या कुछ सुधार की बातें बताई। 15 दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट हमसे मांगी थी। पहले कहीं हो सकता है कि उनको उन तक जानकारी पहुंची हो कि हमने उत्तर प्रदेश में कुछ अर्थदंड वाले कैदी छोड़े हैं, तो एक रिपोर्ट मांगी थी कि कितने कैदी आपने उत्तर प्रदेश में
अर्थदंड वाले छोड़े हैं। जो प्रोडक्ट कैदी बनाते हैं जेलों में, जो हमारे पास उपलब्ध था वो हम लेकर के चले गए। और मैं कहूँ तो अलीगढ़ की जेल में हमारे इलेक्ट्रिक सामान बहुत बनते हैं, घर की सजावटों के, जो दीपावली पे होती है। वहाँ एक शिवलिंग लकड़ी से बनाया था और गदा, तो मैंने वो मंगाई और जाकर के उनको प्रधानमंत्री को दिखाया। और दिखाने के बाद फिर उन्होंने वो रख ली अपने पास। और ऐसे ही मथुरा की जेल में लूम लगी हुई हैं, 12 लूम। कैदी उन पर कपड़े बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं और गमछा बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं। जैन मुनि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो कपड़ा वहाँ जेल में बनता है। और ज़्यादातर जैन मुनि वहीं से कपड़ा खरीदते हैं और पहनते हैं, वो बनवाते हैं और पहनते हैं उसी को। वो भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को दिखाया और उन्होंने वो कपड़े भी रखे अपने पास। तो ये थे धर्मवीर प्रजापति जी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान तमाम महत्वपूर्ण बातें हुई और खास तौर से जेल में बंद वो कैदी हैं उनमें किस तरीके से उनमें सुधार किया जाए ताकि वो निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और समाज की मुख्य धारा में अपना भी योगदान दे सकें। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और समाचारों में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। एसएलपी में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शीतकालीन छुट्टी चल रही है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तब सरकार कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। हाईकोर्ट द्वारा ट्रिपल परीक्षण के बाद आरक्षण व्यवस्था नगरीय निकाय चुनाव में लागू करने की बात कहकर वर्तमान आरक्षण प्रणाली को रद्द कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी एवं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पिछड़ों एवं दलितों को आरक्षण देना नहीं चाहती है। वह हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण के मामले में सरकार की नियति अगर साफ है तो सदन बुलाकर उसमें चर्चा कराए। साथ ही अखिलेश ने सरकार से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। वहीं नगर निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित डेडिकेटेड कमेटी से पहले के आयोगों के रिपोर्ट का भी परीक्षण कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर हमलावर रहे। हम भी स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आरक्षण में जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें गड़बड़ी हुई है और उसको जब तक सरकार जो आयोग गठित किया है, सरकार भी कह रही है कि हम आरक्षण दे करके ही
हम चुनाव कराएंगे। और हम लोग भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी कटिबद्ध है कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव गलत तथ्यों के आधार पर लोगों में भ्रम एवं अफवाह फैला रहे हैं। 2012 में जब उनकी सरकार थी तो इसी प्रकार के रैपिड परीक्षण के आधार पर आरक्षण देकर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए गए थे। गलत तथ्यों के आधार पर झूठे साक्ष्य गढ़ करके अखिलेश यादव जी लोगों की भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से आज ओबीसी आरक्षण के विषय पर जानबूझ करके अफवाहें फैला रहे, भ्रम फैला रहे। जबकि सच्चाई ये है कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2012 में निकाय चुनाव इसी रैपिड सर्वे के आधार पर हुआ था, जिस रैपिड सर्वे के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार निकाय चुनाव कराना चाहती थी। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ओबीसी आयोग का गठन हो गया है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होंगे। उसके बावजूद अखिलेश यादव लोगों को भड़काना चाहते हैं, अफवाहें फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग के मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग समाज के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं वह अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर समाज के हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार को धन्यवाद देना था कि जिस ओबीसी जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या सर्वाधिक है, उस 52% के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सेदारी हमारी सरकार ने दी। विधानसभा में हमारी संख्या नियर अबाउट उसकी संख्या के आसपास है। और उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट में अभी फैसले आए थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्पर उस पर कहा कि भाई बिना ओबीसी के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। बरेली में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन ने 84 विद्यार्थियों को पदक और 87 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। पदक पाने वाले छात्रों में 83% बालिकाओं की हिस्सेदारी रही। समारोह का शुभारंभ कुलाधिपति महोदया ने जल जीवन मिशन योजना को समर्पित जल भरो कार्यक्रम से किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। नई शिक्षा नीति के विषय में उन्होंने कहा कि बच्चों में मानवता और देशभक्ति का संचार नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। देखिए, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें आज तक नहीं सिखाते थे सब, इसमें वही भाव अंदर आ रहा है। तो करिकुलम में एथिक्स क्या है, बच्चा में मानवता किस तरह आएगी, क्या आपके करिकुलम में ये शामिल हुआ है? देखिए, प्रेजेंटेशन होता है तब हम पूछते हैं कि बताइए, दिखाइए कि आपकी हिस्ट्री पढ़ाते हो तो हिस्ट्री में कौन सा ऐसा करिकुलम टॉपिक है जिसमें मानवता का विषय आता है और देशभक्ति का विषय आता है, बताइए इसमें। और एक बात अच्छी हुई है कि हर साल 30% करिकुलम चेंज करना पड़ेगा आपको। सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने आज अपने दौरे के पहले दिन कादीपुर, अखंड नगर और दोस्तपुर विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2411 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। मेनका गांधी ने अखंड नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले के पहले हेल्थ एटीएम का भी शुभारंभ किया। इसके पूर्व सांसद ने अपने निवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण किया, जिसके बाद वह गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। मेनका संजय गांधी ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आयोग का गठन कर लिया है। प्रदेश सरकार के इस कदम का सांसद ने स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर जनपद में 1.5 लाख आवासों का वितरण किया जाना था। अब तक 99,000 आवासों का वितरण किया जा चुका है। शेष आवास 31 मार्च के पूर्व वितरित कर दिए जाएंगे।
आयोग बना है वो हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी अपना काम करेंगे, ताकि जब इलेक्शन हो तो सबको असली रिप्रेजेंटेशन मिल जाए और चेयरमैन उसी लायक बन जाए जो जहां मेजॉरिटी है किसी भी जात का। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खालसा पंथ के संस्थापक सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मानवता की सेवा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमें निरंतर प्रेरित करती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर उन्हें नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके योगदान को भी याद करता हूं। उनका अद्वितीय साहस हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और अध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अधर्म व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के अनन्य प्रतिमान अद्वितीय योद्धा सिखों के दशम गुरु महान संत खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटिशः नमन किया। उन्होंने कहा कि धर्म व मानवता की रक्षा को समर्पित आपका त्यागमय जीवन मानव सभ्यता हेतु अनमोल पाथेय है। समाचारों में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप मेरियन बायोटेक से भारतीय कफ सिरप में कथित मिलावट का मामला सामने आया है। उज्बेकिस्तान के इस दावे के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले को लेकर हमारे अधिकारी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय दवा नियामक से नियमित संपर्क में हैं। इसकी सूचना मिलते ही यूपी ड्रग कंट्रोलर और CDSCO की टीम ने दवा निर्माता मेरियन बायोटेक के नोएडा फैसिलिटी सेंटर का संयुक्त निरीक्षण किया है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप के नमूने परीक्षण के लिए क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चंडीगढ़ भेजे गए हैं।
अगली खबर वाराणसी से है। वाराणसी में आज किसान समृद्धि केंद्र पर इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल आधारित कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी और चंदौली के किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने किसानों के साथ संवाद किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम के बाद किसानों ने कहा कि किसान समृद्धि केंद्र से हमें सभी तरह की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के उत्पादों से हम अपनी खेती की गुणवत्ता को अच्छा कर रहे हैं। और मंत्री जी ने पीएम किसान समृद्धि केंद्र के बारे में हमसे जाना, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है आप किसानों को। सर, यहाँ पे तमाम एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं। सीएससी सेंटर है, कस्टम हायरिंग सेंटर है और मृदा परीक्षण की सुविधा है, बिक्री काउंटर है और किसानों के प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ समय समय प्रशिक्षित किया जाता है। खेती के बारे में जानकारी दी जाती है। साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, पानी और बाथरूम की भी सुविधा है। इससे फ़ायदा जो लोकल किसान जो आसपास के हैं वो नज़दीक ये केंद्र बना हुआ तो उनको नज़दीकी मिलती है। वो समय समय पर आकर यहाँ से अपनी जो भी उनकी समस्या होती है उसका समाधान बेहतर तरीके से पा पाते हैं। यहाँ पे इफ्को के उत्पाद के बारे में बतलाया जा रहा है और इसके उत्पाद जो हैं अच्छे हैं और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। जैसे नैनो यूरिया हुआ, सागरिका हुआ, हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनुअल भी सागरिका है जो मिट्टी में दिया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। गोंडा जिले में कोहरे और कपकपाती ठंड से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव और कंबल बांटे जा रहे हैं। नगर में रोडवेज के पास और जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जिससे तीमारदारों को कोई दिक्कत ना हो। सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने बताया, प्रशासन द्वारा नगर में 1 दर्जन स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा की स्थापना एक जगह 60 बेड की और दूसरे स्थल पर 20 बेड को स्थापित किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ठंडक में बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी निकलें। कंबल वितरण भी हमारा साथ में ही चल रहा है। हम लोग खुद निकलते हैं, जहां भी जो जरूरतमंद दिखता है उसको तुरंत वहीं कंबल दिया जाता है। मेरी सबसे अपील ये है कि कोई भी खुले में ना सोए, नज़दीकी रैन बसेरे में तत्काल पहुंचे और सभी से, ठंड बहुत है तो सभी से यही कहना है अपना ध्यान रखें। यह है रैन बसेरा नगर पालिका की तरफ से बना हुआ है और 20 चारपाई है, 20 कम्बल है रुकने के लिए। जैसे यात्री रात में आए, अगर घर और न जा पाए, इसीलिए रुकने के लिए है ये। और अब बात खेलों की। लखनऊ में इनर व्हील क्लब के सहयोग से कल पैरा बैडमिंटन एथलीटों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जाने माने प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने खिलाड़ियों का अभिनंदन किया और उनके खेल प्रबंधन में आने वाली दिक्कतों के पूर्ण समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना ने कहा कि हमारी नजर अब पेरिस में होने वाले पैरालंपिक पर है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे मेडल की संख्या डबल करना हमारा लक्ष्य है। टोक्यो ओलंपिक में 4 मेडल की परफॉर्मेंस हुई है पैरा बैडमिंटन में। बेसिकली ये पूरा श्रेय इसका लखनऊ को है, यहाँ के लोगों को हो, यहाँ का डिपार्टमेंट है उसको है और हमारी जो एकेडमी है, एक्सीलिया स्कूल है उसको है, जहाँ के कारण हम लोग तैयारी कर पाए टोक्यो ओलंपिक की। परंतु इसके साथ आगे मंजिल थोड़ी टफ है, अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है और पेरिस ओलंपिक 2024 में ऑलरेडी तिथियाँ घोषित हैं और टोक्यो ओलंपिक में तो जो हम कर पाए वो आपके सामने प्रदर्शन सामने ही है। परंतु आगामी पेरिस ओलंपिक में मैंने घोषणा करी है कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया और खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन जैसे कर रहे हैं, अभी जुझारू प्रदर्शन करते रहे, तो डेफिनेटली हमारे कम से कम मेडल की संख्या पैरा बैडमिंटन में ही 8 होगी, जिसमें नए चेहरे आपको दिखाई देंगे और महिला खिलाड़ी जो हैं एक महिला सशक्तिकरण की तरह उभर कर बहुत सामने आने वाले हैं और आपको नए चेहरे दिखाई देंगे जो कि पेरिस ओलंपिक्स में आप लोगों को, देश को धूम मचाएंगे और राष्ट्रगान पे पूरे विश्व को खड़ा करेंगे। समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, मैं पूरी तरह से योगी जी तक आपकी बात पहुंचे और हम सब नगर निगम भी आपकी जो सहायता कर सकता है
और डिपार्टमेंट के सत्यप्रकाश जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, डिसेबल्ड डिपार्टमेंट से हैं, वो भी पूरी तरह से आपके साथ यहाँ पर उपस्थित भी हैं और आपके साथ पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सपोर्ट कर सकेगी वो पूरी तरह से, मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि सपोर्ट करेगी। I just started playing in Tamil Nadu and then I came to Lucknow for my grassroots training, and then from there I am participating in international tournaments now, and I got 3 bronze medals in World Championship. मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं एक पैरा बैडमिंटन एथलीट हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं लखनऊ में रह के प्रैक्टिस करती हूँ। आगे और समाचारों के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में 4200 क्रय केंद्रों पर 37,51,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। देश में पिछले 24 घंटों में 268 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं समान अवधि में 182 मरीज को उपचार के बाद भेजा गया घर। वर्तमान में देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,552 है। बड़ी पहल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने दूरस्थ मतदान की व्यवस्था लागू करने की तकनीक विकसित की है। इसके प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने एवं राय जानने के लिए राजनीतिक दलों को किया है आमंत्रित। और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी की दाखिल। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।